हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। और ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कवर कर रही है वीडियो स्टाफिंग प्रोसेस। और स्टाफिंग प्रोसेस जिसके क्वेश्चंस बहुत बार देखे जा चुके हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से करने वाले हो और मैं बहुत एक अच्छे स्टाइल में आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये वाली वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक एकदम से लर्न होनी चाहिए। मिस्टर स्पोर्ट पीपीसी आपके सामने है। मिस्टर स्पोर्ट पीपीसी, तो मिस्टर स्पोर्ट इसकी हर टर्म इसकी एक एक हेडिंग दर्शाएगा। देखिए, मिस्टर एम इज मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हमारा पहला स्टेप होता है स्टाफिंग प्रोसेस में। हम जब स्टाफिंग करते हैं तो उसका एक प्रोसेस पर्टिकुलर होता है, तो हम सबसे पहला स्टेप देखने जा रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि प्रोसेस हमेशा कैसे करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप। हमेशा स्टेप वाइज स्टेप का मतलब कोई भी चीज़ बीच में से स्किप नहीं करनी है, कोई भी हेडिंग स्किप नहीं करनी है। पहले हेडिंग एस्टिमेशन ही आएगी, उसके बाद रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर ऐसे चलेगा ये। चलिए, नंबर 1, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना, या फिर मैं बहुत सिंपल सा कहूँ, आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा मैं हमेशा। ये एस्टिमेट करना कि हम ये कैलकुलेट करना कि हमें कितने बंदे रिक्वायर्ड हैं, एस्टिमेशन इसे कहते हैं। हम अनुमान लगाते हैं कि हमें कितने बंदे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम प्लान करते हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स कितनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी पर्टिकुलर जॉब को, काम को करने के लिए। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट समझ रहे हो आप, कि हम एस्टिमेट करते हैं, हम एस्टिमेशन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि एक काम को करने के लिए कितने बंदे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायर्ड है। तो दैट्स व्हाई इट रेफर्स टू द प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। हम प्लानिंग करते हैं ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट की। तो इट सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी पर्सनाज। देखो यहाँ पर पर्सनाज हो गया है, तो आप इसको पर्सन कर लेना। पर्सन आर नीडेड एंड ऑफ व्हाट टाइप, कितने बंदे चाहिए और किस किस टाइप के बंदे चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है, जब आप मैनेजर हैं, आप एचआर मैनेजर हैं, आप ये सोचोगे कि हमें कितने बंदे चाहिए और किस किस टाइप के बंदे चाहिए। हमें एक एमबीए चाहिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए, एक सुपरवाइज़र, एक फोरमैन, एक सुपरमैन, ठीक है, ये टाइप के ही मैन भी चाहिए आपको, है ना। आयरन मैन मत छोड़ देना। तो क्या है, एस्टिमेटिंग में क्या करते हो आप, एस्टिमेट करते हो कि आपको कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, इस एस्टिमेशन के अंदर हम 3 स्टेप में करते हैं काम। सबसे पहला स्टेप है वर्कलोड एनालिसिस। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो वर्कलोड एनालिसिस, ये तीनों स्टेप आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इसके ऊपर केस स्टडी आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमें ये देखना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना वर्क है और उस वर्क को करने के लिए कितने बंदे हमें रिक्वायर्ड हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना काम है, कितना काम अवेलेबल है, और उस काम को परफॉर्म करने के लिए कितने बंदों की आवश्यकता है, हम कितने बंदे बाहर से बुलाएं कि वो वाला काम पूरा हो जाए। ये होता है वर्कलोड एनालिसिस। मैं आपको बहुत ही आपके अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा मैं। देखिए, वर्कलोड एनालिसिस एम्स एट फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस जॉब। किसी भी जॉब करने के लिए, किसी भी काम को, एक्टिविटी को, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को करने के लिए कितने बंदे हम बाहर से लाएं, कितने रिक्वायर्ड हैं। तो वर्कलोड एनालिसिस के कितना वर्कलोड है हमारे ऊपर, उस वर्कलोड को करने के लिए बंदे कितने लाएं। हो गया, समझ गया ये। नेक्स्ट आते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स, हमारे पास कितने वर्कफोर्स अवेलेबल है, हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस वर्क को करने के लिए एट प्रेजेंट कितने बंदे हमारे पास अवेलेबल हैं, ये कहता है वर्कफोर्स एनालिसिस। देखिए, इट एस्टिमेट्स द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल। एट प्रेजेंट कितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इट would reveal whether the organization is understaffed, overstaffed और optimally staffed। मतलब ये रिवील कर देता है, ये दर्शाता है
कि एक ऑर्गेनाइजेशन या तो अंडर स्टाफ्ड है, अंडर मतलब इसके अंदर अभी स्टाफ और आ सकता है, मतलब कमी है, बंदों की कमी है, अंडर स्टाफ, ओवर स्टाफ या फिर बहुत सारे बंदे हो रहे हैं क्या एक काम को करने के लिए बहुत सारे बंदे हैं, और ऑप्टिमली स्टाफ, ऑप्टिमली मतलब जितने बंदे रिक्वायर्ड हैं उतने हैं। तो ये पॉइंट हमें ये बताता है वर्कफोर्स एनालिसिस। तो समझ रहे हो, वर्कलोड कितने बंदे हमें बाहर से लाने हैं, वर्कफोर्स कितने हमारे पास अवेलेबल हैं। अब कंपैरिजन करते हैं तीनों का। कंपैरिजन में क्या करेंगे हम, देखिए आफ्टर द मैनेजर कंपेयर बोथ, इसके बाद आफ्टरवर्ड्स कंपेयर करेगा कि एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स इंडिकेटेड अंडर स्टाफ, वर्कलोड ज़्यादा है और वर्कफोर्स क्या है हमारे पास कम है, वर्कलोड एक्सेस और वर्कफोर्स कम है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ भाई, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को 10 बंदे कर सकते हैं, है ना, और उसको करने के लिए फिलहाल आपके पास 5 बंदे अवेलेबल हैं, तो इट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ्ड है। तो एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स दर्शाता है ये। नेक्स्ट, आपको और अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत है, ये आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर एज एक्सेस ऑफ वर्कफोर्स ओवर वर्कलोड। अब वर्कफोर्स ज़्यादा हो गई है और वर्कलोड कम है, इट मीन्स ओवर स्टाफ। मतलब क्या हो गया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओवर स्टाफ्ड है, यहाँ पर बंदे बहुत सारे अवेलेबल हैं किसी भी एक जॉब के लिए, किसी भी एक एक्टिविटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के लिए। दैट्स वाई इट इज़ एक्सेस ऑफ वर्कफोर्स ओवर वर्कलोड, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ हो रहा है। तो इसलिए हम इस एस्टिमेशन के अंदर ये तीनों पॉइंट करते हैं, पहले वर्कलोड एनालिसिस करेंगे, फिर वर्कफोर्स देखेंगे, उसके बाद इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में कंपैरिजन से हमारे पास जो आएगा, या तो आएगा कि भाई और एम्प्लॉय रखने हैं, या फिर आएगा एम्प्लॉयज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट नहीं कर सकते आसानी से, वो क्या होगा, वो अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को ऐसा बोल दें कि भाई आपको जो है ना 2 महीने बाद आना है और 2 महीने की हम आधी सैलरी प्रोवाइड करेंगे आपको, ऐसा वो अलग बात चली गई है, वो आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगी बात। तो चलिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन मैन पावर रिक्वायरमेंट देख लिया आपने कि हमने एस्टिमेशन लगाया हमें कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है, क्लियर बात। अब उसके स्टेप्स भी देख लिया आपने कैसे करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट सिंपल से लैंग्वेज में बताऊंगा अगेन आपको, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड एनकरेजिंग दैम टू अप्लाई फॉर वेरियस जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। बंदों को ढूंढना बाहर जाकर, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाना, मतलब मैनेजर ये खुद नहीं करेगा। कभी आप सोचोगे मैनेजर बाहर जाकर पूछता फिरेगा हाँ भाई जॉब चाहिए क्या आपको, ऐसा नहीं है। ये क्या होगा, इसमें रिक्रूटमेंट के अंदर ये देखना, ये सर्च करना या फाइंड आउट करना कि आपको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज मिल जाए। प्रोस्पेक्टिव मीन्स कि बेटर, जो आपकी कॉम्पिटेंट, हम पर्सनल कह सकते हैं इसको, कि आपके सारे काम अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाए वो। तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करना एंड एनकरेजिंग दैम टू अप्लाई फॉर वेरियस जॉब पोजीशन, और उनको एनकरेज करना, उनको इन्फ्लुएंस करना कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो और हमारे यहाँ पर जॉब के लिए आओ आप। ये होता है रिक्रूटमेंट। तो देखो, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच एम्प्लॉयज कैन बी मेड अवेलेबल फ्रॉम फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझना है आपको इसको। सबसे पहले क्या करता है एक कंपनी के अंदर मैनेजर, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा। क्या आइडेंटिफाई करेगा कि उसको कहाँ कहाँ से बंदे मिल सकते हैं, आइडेंटिफाइंग द सोर्सेस। फिर वो उस सोर्स को ये देखेगा कि वो सोर्स रिलायबल है या नहीं है, कि इस जगह से हमारे बंदे मिल सकते हैं, कि वो सोर्स रिलायबल है या नहीं है। इसको मैं एग्जांपल से बताना चाहूँगा आपको। देखो एग्जांपल से, क्योंकि बात ज़्यादा क्लियर होगी। आपने ये देखा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने के लिए 10 बंदे रिक्वायर्ड हैं, बट उसको काम को करने के लिए एट प्रेजेंट 5 बंदे अवेलेबल हैं आपके पास, 5 बंदे भी आपको चाहिए। तो आप रिक्रूटमेंट करोगे, आप बंदे बाहर से लाओगे। तो आप जब 5 बंदे की सर्च में जाओगे या सर्च करोगे, तो सबसे पहले देखोगे आइडेंटिफाई द सोर्स, आपको कहाँ कहाँ से बंदे मिल सकते हैं। रिक्रूटमेंट किस चीज़ का नाम है, कि वो टेंशन, मैनेजर की वो टेंशन, उसको ये देखना है कि कहाँ से बंदे आ सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, समझ लो। तो उसने सोर्स एनालाइज कर लिया, फिर वो ऐसी उस सोर्स को ये देखेगा कि वो सोर्स रिलायबल है या नहीं है। देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कि आपको अगर
ये देखना है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, 5 सीए चाहिए, तो आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट करेंगे या फिर पीछे रिक्शा के पीछे या ट्रक के पीछे लिखवा के रख देंगे कि भाई 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड, तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होगा, बिल्कुल भी इलॉजिकल होगी वाली बात। तो अगर आपको सबसे पहले आपने सोर्स देख लिया आपको कहाँ से आ सकते हैं, उसके बाद आपने ये देखा कि आप जो है वो सोर्स कितना रिलायबल है, आपने अपने स्टाफ को बुलाने के लिए कहाँ पे एडवर्टीजमेंट कराया है, वो होता है आप उसका रिलायबिलिटी सोर्स देख रहे हो कि आपका सोर्स कितना रिलायबल है। समझ रहे हो ना बात। अगर आपको सीए चाहिए तो आप कहाँ पे, या तो आपको न्यूज़पेपर में या फिर आपको मैगजीन में पब्लिश कराना पड़ेगा, या फिर आपने स्टाफ को बोलना पड़ेगा कहीं सीए के जो कहीं पे कोई सीए है तो उसको कांटेक्ट करें। तो ये होता है रिलायबिलिटी सोर्स देखना। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये देखेंगे वो सोर्स स्पेसिफिक भी है या नहीं है, क्या जहाँ से हम जिस सोर्स से हम ले सकते हैं, ये तो देख लिया आपने रिलायबिलिटी कि अब वो सोर्स पर्टिकुलर सोर्स को सिलेक्ट करना कि इस सोर्स से हम ले सकते हैं। मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया है कि naukri.com पर जाते हैं, naukri.com पे हम ऐसे लिखते हैं और ये लिखकर क्या कर देंगे कि भाई इतने बंदों को रिक्वायर्ड है। तो ये समझ रहे हो, सबसे पहले आपने क्या करा, आइडेंटिफाइंग सोर्स करा था रिक्रूटमेंट में। सोर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या किया था कि ये सोर्स रिलायबल है या नहीं है, फिर उसके बाद उस सोर्स को सिलेक्ट कर लिया और फिर वो अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए उस जगह पर कि उस सोर्स से ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हम खींच सकें। ये होता है रिक्रूटमेंट। समझ रहे हो ना बात। देखो अगेन बता रहा हूँ, सबसे पहले सोर्स एनालाइज करा, सोर्स एनालाइज के बाद वो देखा कि रिलायबल सोर्स है, रिलायबल सोर्स के बाद आपने उस सोर्स को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो रिलायबल था, और सिलेक्ट करने के बाद अपने सारे एफर्ट्स लगा देना उस काम के पीछे, उस काम के ऊपर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आप अट्रैक्ट कर पाओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट कर लिया आपने, अब आपके पास बंदे आएंगे, बंदों को आप सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है देखिए, तो इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोजीशन। द सिलेक्शन इज डन थ्रू प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेस्ट, इंटरव्यूज एक्सेट्रा। देखो बेटा, सिलेक्शन में क्या होता है, इसके अंदर जब आपके पास बंदे आ जाते हैं तो उसका आप टेस्ट लेते हो। उसमें अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं जो हम सिलेक्शन प्रोसेस में पूरा करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आएगा उसमें हम पूरा करेंगे, डीपली करेंगे। तो इसलिए सिलेक्शन में क्या आप करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट बंदे को सिलेक्ट करना है। आपको याद रखना है कि जितना जो ज़्यादा सुटेबल हो कैंडिडेट उसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। और सिलेक्शन किस तरह होता है, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो चलिए ये हो गया सिलेक्शन आपका। सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, फिर उसका प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इट इज़ द एक्ट ऑफ ऑक्यूपाइंग द पोजिशन को ऑक्यूपाई करने को ही प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब एक जॉब पोजीशन खाली थी, उस पोजीशन को आपने भर दिया तो आपकी प्लेसमेंट हो गई है। ये कहते हैं ना कि प्लेसमेंट लग रही है, उस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में जाकर बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगती है, तो वही प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ऑक्यूपाइंग द पोजीशन। आप जब कोई पोजीशन ऑक्यूपाई करते हो फॉर विच एम्प्लॉय हैज बीन सिलेक्टेड। ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना, इस पे केस स्टडी आ सकती है। ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम लोग नए बंदों से, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको नए बंदों से मिलवाना, उनको फैमिलियर करवाना नए बंदों के, यही होता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। तो जब आप नए बंदों को इंट्रोड्यूस कराते हो तो ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन कहलाता है वो। refers to the introduction of new employees to the existing employees and large organization। देखो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऐसे ही क्या करती है, अपने साथ एम्प्लॉय को लेकर जाएगी और 2-4 बंदों से मिलवा कर आ जाएगी। भाई देखिए ये हमारे मिस्टर राघव हैं, ये बहुत अच्छे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ कर, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, ओरिएंटेशन और इंडक्शन कर देंगे। समझ रहे हो बेटा। तो चलिए ये आपका हो गया प्लेसमेंट के बाद। प्लेसमेंट के बाद आप उसको क्या करोगे, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग आपको पता है क्या होती है, ट्रेनिंग के हम भी मेथड करने वाले हैं। ऑन द जॉब मेथड होता है, ऑफ द जॉब मेथड होता है। ट्रेनिंग से क्या होगा, ट्रेनिंग से ना कि आपके एम्प्लॉयज़ बल्कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव होता है। क्योंकि एक ट्रेनिंग
करने से एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, एम्प्लॉयज़ का इफेक्टिवनेस भी इंप्रूव होती है. दैट्स वाई ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस. देखिए, एवरीवन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइज ऑन द टॉप. हर बंदे की इच्छा भी होती है और हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टॉप पे जाने की. द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सच एन अपॉर्चुनिटी इज टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयज लर्निंग. सबसे अच्छी बेस्ट वे क्या है? उनकी लर्निंग करो, उनको गाइड करो, उनको ट्रेन करो, उनका डेवलपमेंट होगा. चलिए, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ईदर इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर और हैव अलायंस विद द एजुकेशन इंस्टीट्यूट. या तो उनके पास अलग से ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से वो क्या करे, अलायंस करे, जिसे हम कहते हैं गठबंधन करे, और वो जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग ले लें आपके एम्प्लॉयज़. तो देखो बेटा, ये तो हो गए आपके 5 स्टेप जो मिस्टर स्पोर्ट कवर करता है. यहाँ पर देखो, मिस्टर स्पोर्ट 5 स्टेप हो गए. अब मैं 3 स्टेप और बताऊंगा पीपीसी, जो कि आपके लिए नोट बना के रखा है मैंने, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें तो ये चलेगा, ये 5 स्टेप चलेंगे. जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता है, उनके अंदर कुछ 3 स्टेप और परफॉर्म किए जाते हैं. वो 3 स्टेप क्या हैं? देखिए, सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स आप परफॉर्मेंस को जज करते हो, आप परफॉर्मेंस को ये देखते हो, एस्टिमेट करते हो कि आप के एम्प्लॉयज़ कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. देखिए, आफ्टर टेकिंग हैव अंडरगोन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब फॉर ट्रेनिंग. देखो बेटा, क्या होता है, जब बंदा ट्रेनिंग से होकर गुजरता है और ट्रेनिंग के बाद उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि वो बंदा ट्रेनिंग के बाद अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड. हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि एक काम को 10 मिनट में किया जाता है, तो वो बंदा 10 मिनट में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल. उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. जब उसका अप्रेजल हो गया है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है प्रमोशन. फिर उसका प्रमोशन, जो बंदा अच्छा काम करेगा वो प्रमोट होगा, उसकी करियर प्लानिंग होगी. ठीक है. इट बिकम नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस करियर रिलेटेड इश्यूज एंड प्रमोशनल एवेन्यूज फॉर देयर एम्प्लॉयज. हर बंदे के लिए नेसेसरी होता है क्या? किसके फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस. देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि उनका प्रमोशन करे, उनके करियर अच्छा करे, कि उनको करियर ग्रोथ दे. ऐसा ना हो कि वो जहाँ पर आए हैं, जिस जॉब पोजीशन पर आए हैं, 10-15 साल पर बाद भी वो उसी जॉब पोजीशन पर रहें. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको प्रमोशनल और करियर एक्टिविटीज़, आपको करियर प्लानिंग की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी ज़रूरी होती है. ठीक है. तो चलिए, कंपनसेशन जब प्रमोशन होगा तो उनका कंपनसेशन मिलेगा, उनको बोनस मिलेगा, उनको हाई पे सैलरी वगैरह उनकी इंक्रीज होगी, वही होता है कंपनसेशन. इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ द जॉब. जो काम कर रहे हैं उसका प्राइस इज द कंपनसेशन. इट इंक्लूड्स पे, रिवॉर्ड एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू द एम्प्लॉयज. क्या है इसमें? एम्प्लॉयज़ को जो पे मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, जिसने अच्छा काम किया उसको ज़्यादा मिल जाएगा पैसा, और जिसने कम काम किया, इफेक्टिवली नहीं किया, एफिशिएंटली नहीं किया, उसको उसकी पे कम कर दी जाएगी. ठीक है. इट मे बी इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट पेमेंट सच एज आपको डायरेक्ट पेमेंट मिल जाएगी, जैसे सैलरी मिल गई, वेजेस मिल जाएगी, और इनडायरेक्ट पेमेंट मिल सकती है, जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल गई, इंश्योरेंस मिल गई, ट्रैवल अलाउंस मिल गया, एक्सेट्रा. तो ये आपके 3 स्टेप हो गए पीपीसी. तो आपने देख लिया मिस्टर स्पोर्ट पीपीसी. तो आप जल्दी से क्या करते हैं, इसको हम डिवाइस करते हैं. देखिए, फिर उसके बाद इसको करेंगे ओवर. देखिए, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. हमने सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट किया, कितने बंदे चाहिए. उसके बाद रिक्रूटमेंट. फिर हमने क्या किया? सर्च किया बंदों को, उनको इन्फ्लुएंस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे अप्लाई करें. रिक्रूटमेंट के बाद हमने किया उनका सिलेक्शन, कि जो बंदा मोस्ट ज़्यादा क्वालिटी रखता हो उसको हम सिलेक्ट कर दो, मोस्ट अप्रोप्रिएट बंदे को सिलेक्ट कर दिया. सिलेक्शन के बाद उनकी क्या हुआ? उनको घुमाया फिराया, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन किया, प्लेसमेंट किया, उनके बाद ओरिएंटेशन किया. उसका प्लेसमेंट ओरिएंटेशन के बाद हमने क्या किया था? फिर उनकी ट्रेनिंग हुई, डेवलपमेंट हुआ. उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग चली है, फिर डेवलपमेंट. ये तो हो गई HRM वाले, जिसमें HRM होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. फिर छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने 3 स्टेप्स और किए थे, जिसमें HRM डिपार्टमेंट नहीं होता. पीपीसी, दैट इज पहले उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल, इवैल्यूएशन किया था कि कौन बंदा कितना अच्छा काम कर रहा है. उसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, मतलब फिर हमने ये देखा था कि प्रमोट कर रहे हैं, उनका प्रमोशन करना, उनकी करियर प्लानिंग करना. जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उनको प्रमोट कर देना, और जो बंदा अच्छा नहीं कर रहा है उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना.
फिर लास्ट में क्या है, करियर प्लानिंग, उनकी करियर प्लानिंग करना कि उनके ज़्यादा बोनस देना, पे स्केल हाई कर देना, अलाउंस देना वगैरह वगैरह। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा स्टार्टिंग प्रोसेस। अब हम करते हैं बाय और आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से जल्दी।